हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने फंक्शन टॉपिक्स में पढ़ा है फंक्शन का डिक्लेरेशन, डेफिनेशन, फिर उसके कॉलिंग मेथड्स जिसमें हमने समझा था कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। उसके बाद हमने ये समझा कि फंक्शंस में हम एरेज किस तरीके से पास ऑन कर सकते हैं और फंक्शंस में हम स्ट्रिंग किस तरीके से पास कर सकते हैं। हमने साथ ही इसी दौरान ये भी समझा था कि फंक्शंस का क्लासिफिकेशन हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और उनके रिटर्न वैल्यू के टाइप पर किस तरीके से कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे फंक्शंस के पॉइंटर किस तरीके से हम बना सकते हैं। जिस प्रकार हम वेरिएबल्स के पॉइंटर्स बनाते हैं, जिस प्रकार हम एरेज में पॉइंटर्स बनाते हैं, उसी प्रकार हम फंक्शंस का भी पॉइंटर बना सकते हैं। वेरिएबल्स का जब पॉइंटर बनाते थे तो उसमें लॉजिक होता क्या था कि एक हमारे पास फॉर एग्जांपल वेरिएबल होता था a, जिसकी वैल्यू है मैंने दी 10, लेकिन मेमोरी एड्रेस है उसका 1000, और मैं वहां पर एक पॉइंटर भी बनाती थी, पॉइंटर वेरिएबल फॉर एग्जांपल पॉइंटर p, और वो क्या वैल्यू कंटेन करता था, एड्रेस ऑफ वेरिएबल a, दैट मींस 1000। और इस पॉइंटर p का भी एक खुद का पर्सनल मेमोरी एड्रेस होता था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने दे दिया 850, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा वेरिएबल्स के टाइम पर पॉइंटर्स का। सिमिलरली हमारा जब एरेज थे, एरेज के टाइम पर हम ए एरे है हमारे पास जिसके कुछ 5 एलिमेंट्स और उनकी वैल्यूज भी यहाँ पर है। लेट इमेजिन करते हैं हम, और हम यहाँ पर एक पॉइंटर क्यू बनाते हैं, और अगर हम उसको वैल्यू दे देते हैं ए, तो इस लाइन का मतलब क्या होता था कि एरे ए का जो बेस एड्रेस है, जो कि है हमारा फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, उसे पॉइंट कर रहा है पॉइंटर पी, और हम पॉइंटर्स के थ्रू एक्सेस कर पाते थे हमारे वेरिएबल्स को, और हमारे वेरिएबल्स में हम जो भी वैल्यूज हैं उनका भी एडिशन यहाँ पर या सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, किसी भी प्रकार का हम मॉडिफिकेशन कर पाते थे पॉइंटर्स की मदद से। और जब हम पॉइंटर्स को यूज करते थे हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शंस के दौरान, तो हमने ये देखा था कि कॉल बाय रेफरेंस में हमारे पॉइंटर्स के थ्रू हम हमारे जो हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स होते थे उनके हम मेमोरी एड्रेस पास करते थे फॉर्मल पैरामीटर्स पर, जहां पर फंक्शन डिफाइन हो रहा होता था। कुछ इस प्रकार से हमारे एक्चुअल पैरामीटर, अगर सम नाम का कोई फंक्शन था जिसपे मैंने ए और बी एक्चुअल पैरामीटर में कॉल बाय वैल्यू में देती थी, तो वहीं पर मैं जब कॉल बाय रेफरेंस करती थी तो मैं यहाँ पर एक्चुअल पैरामीटर्स के मेमोरी एड्रेसेस पास करती थी, और जहां पर भी हमारा ये सम फंक्शन डिफाइन हुआ था उस जगह पर मैं कुछ इस प्रकार से दो इंटीजर टाइप के, जिस भी टाइप के हमारे वेरिएबल्स हैं जिनको पॉइंटर्स पॉइंट कर रहे हैं, उस टाइप का हम बनाते हैं पॉइंटर, और इस तरीके से हम यहाँ पर पॉइंटर्स डिक्लेयर करते थे। और यहाँ पर Q वाले पॉइंटर के पास होता था B का मेमोरी एड्रेस, P वाले पॉइंटर के पास होता था A का मेमोरी एड्रेस। इससे फायदा क्या होता था हमारे पास कि हम जो भी चेंजेस हमारे फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर करते थे, वो चेंजेस हमको हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स में मेन फंक्शन में भी रिफ्लेक्ट होते थे। लेकिन कॉल बाय वैल्यू के साथ हमें प्रॉब्लम ये थी कि जो हम चेंजेस हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन में किया करते थे वो चेंजेस हमें मेन फंक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं होता था, क्योंकि रीजन ये था कि हमारे जो एक्चुअल पैरामीटर्स थे उनका मेमोरी एड्रेस अलग था, और जो हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स थे उनका मेमोरी एड्रेस अलग था। कॉल बाय रेफरेंस के दौरान हमारे पास दोनों ही एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर्स का मेमोरी एड्रेस वो दोनों शेयर करते थे। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा, एक शॉर्ट में मैंने आपको बताया पॉइंटर्स का। अब हम वापस आते हैं हमारे फंक्शंस पर। फंक्शंस पे हमने ये समझा था पॉइंटर का कॉन्सेप्ट कि हम कॉल बाय रेफरेंस में यूज करते हैं, लेकिन जब मैंने आपको मेन फंक्शन में, जब रैम में मेन फंक्शन हमारा बनता है और एक यूजर डिफाइंड फंक्शन सम बनता है, तो उसकी भी खुद की एक मेमोरी एड्रेस होती होगी, क्योंकि अगर वो एक स्टोरेज एरिया जहां पर मेमोरी है वहां पर सेव हो रहा है, स्टोर हो रहा है फंक्शन, तो इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर फंक्शन का खुद का एक मेमोरी एड्रेस भी है, और वो मेमोरी एड्रेस कंटेन करता है बहुत सारे एलिमेंट्स। जितने भी वेरिएबल्स हमने बनाए होंगे सम फंक्शन में, ए बी, जितने भी हमने सम फंक्शन विद इन फंक्शन बनाए होंगे, वो सभी चीजें कहां पर रहेंगी, हमारे सम फंक्शन के मेमोरी एड्रेस पर ही। तो
क्या हुआ यहाँ पर, हमें ये समझ आया कि हमारे सम फंक्शन का भी खुद का एक मेमोरी एड्रेस है। लेट सपोज उसको हम ले लेते हैं 2000, और इसकी साइज डिपेंड करेगी कि वो फंक्शन के पास कितने एलिमेंट्स हैं, कितने वेरिएबल्स हैं, या कितने फंक्शन विद इन फंक्शंस वहां पर बनाए गए हैं। तो हमारे पास यहाँ पर मेमोरी एड्रेस है इसका, तो इसीलिए हम हमारे सम फंक्शन का एक पॉइंटर फंक्शन बना सकते हैं जिसका काम होगा हमारे सम फंक्शन को पॉइंट करने का। तो फंक्शन पॉइंटर का डेफिनेशन क्या हुआ, कोई भी हमारा फंक्शन है, जिस भी फंक्शन का कोड है हमारे पास, उस कोड का भी एक पर्सनल एड्रेस है, और उस पर्सनल एड्रेस को हम स्टोर करते हैं पॉइंटर्स में। तो उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो गई, द कोड ऑफ द फंक्शन वेयर द स्टोरेज हैज बीन स्टोर्ड द फंक्शन एलिमेंट्स हैव देयर पर्सनल memory address, and the complete function also have its personal memory address, and it is stored in a function pointer। जितने भी हमारे फंक्शन के एलिमेंट्स हैं उन सबके भी मेमोरी एड्रेस उसी पॉइंटर के पास रहेंगे, क्योंकि जिस फंक्शन के अंदर वो बने थे उस फंक्शन का मेमोरी एड्रेस उस पॉइंटर के पास है। तो हम इसका सिंटेक्स समझे उससे पहले हमारे दिमाग में एक क्यूरियोसिटी होती है कि क्या हमारा जो मेन फंक्शन है, जो कि है एक प्री डिफाइंड फंक्शन, क्या हमारा प्रिंट एफ फंक्शन है जो कि है एक प्री डिफाइंड फंक्शन, स्कैन एफ फंक्शन, गेट सी एच, स्ट्रिंग के जितने भी फंक्शंस हमने पढ़े थे ये सभी क्या थे, प्री डिफाइंड फंक्शंस, जो कि हमारे ऑलरेडी सी की लाइब्रेरीज में डिफाइंड है। उनके भी क्या खुद के एक पॉइंटर्स है या उनका खुद का मेमोरी एड्रेस है? तो हाँ, होता है उनका मेमोरी एड्रेस, और उनका मेमोरी एड्रेस पता करने के लिए हमें सिर्फ एक सिंपल सा प्रिंटफ यूज करेंगे, और उस प्रिंटफ में हम पॉइंटर लिखेंगे, जो पॉइंटर यूज करेंगे फंक्शन को प्रिंट कराने के लिए। तो हम इस तरीके से प्रिंटफ यूज करेंगे। इसमें मैं लिख रही हूं एड्रेस ऑफ मेन फंक्शन इक्वल्स टू परसेंटाइल p। और यहां पे जिस तरीके से हम वेरिएबल्स लिखते थे, किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए हम यहां पे फंक्शन का नाम लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो कंसोल है उस पर हेक्साडेसिमल कोड, क्योंकि एड्रेसेस आपका हेक्साडेसिमल कोड में आपके कंसोल पे शो होता है, तो हेक्साडेसिमल कोड में मेन का फॉर एग्जांपल 4E20AF, ये एग्जांपल के तौर पे बता रही हूं मैं, इस तरीके से मेन फंक्शन का एड्रेस प्रिंट हो जाएगा हमारे कंसोल पर। अब इसका हमारे पास जो फंक्शन पॉइंटर है, इनको डिक्लेयर करने का क्या सिंटेक्स होता है, जिस प्रकार हम हमारे फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पर हमारे पॉइंटर फंक्शंस को भी डिक्लेयर करेंगे। क्योंकि जब हमने वेरिएबल्स के टाइम पर भी देखा था, जिस प्रकार हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते थे, सेम प्रोसेस होती थी हमारे पॉइंटर्स को भी डिक्लेयर करने की। डिफरेंस सिर्फ क्या होता था, डीरिफ्रेसिंग ऑपरेटर का। वो ऑपरेटर यूज करने से हमारे कंपाइलर को समझ आता था कि वो पर्टिकुलर चीज क्या है, एक पॉइंटर है। तो हम यहाँ पे जो सिंटेक्स लिखेंगे हमारे पॉइंटर फंक्शन का, सबसे पहले हम लिखेंगे रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप के बाद हम लिखेंगे हमारे पॉइंटर का नाम। पॉइंटर का नाम लिखने से पहले हमें डी रेफरेंस ऑपरेटर बनाना जरूरी है, तभी समझ आएगा कंपाइलर को कि वो पॉइंटर है। उसके बाद हमारे यहाँ पर जिस तरीके से फंक्शंस में हम अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स पास करते थे, उसी प्रकार हम पॉइंटर्स में भी आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर टाइप और आर्ग्यूमेंट 1, टाइप टिल आर्ग्यूमेंट n, जितने आपको आर्ग्यूमेंट्स करने हैं। और क्योंकि हम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं, हम यहाँ पर सेमीकोलन लगा देंगे। सो ये एक प्रॉपर सिंटेक्स है हमारे पॉइंटर फंक्शन को डिक्लेयर करने का। एग्जाम्पल के तौर पर रिटर्न टाइप फॉर एग्जाम्पल हमारा हो गया इंट, पॉइंटर का नाम मैंने रख दिया p, और हमारा जो यहां पर एक हम वेरिएबल दे रहे हैं वो हो गया एक इंट टाइप का वेरिएबल, राइट। सो ये क्योंकि हमें पता है फंक्शंस के टाइम पर भी हमने पढ़ा है, डिक्लेरेशन के टाइम पर फंक्शन के हमें वेरिएबल का नाम लिखना जरूरी नहीं होता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी पॉइंटर फंक्शन में भी हमें यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखना जरूरी डिक्लेरेशन के टाइम पर नहीं है। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है हमारा जो पॉइंटर फंक्शन बना है
वो जिस फंक्शन को पॉइंट करता है उसका रिटर्न वैल्यू क्या है, इंटीजर टाइप का। रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर। और उसके पास जो आर्ग्यूमेंट है वो किस टाइप का है, इंटीजर का। क्योंकि वेरिएबल्स के भी टाइम पर हमारा यही होता था कि अगर मैंने एक वेरिएबल बनाया a और मैंने एक पॉइंटर बनाया है p और मैंने p को वैल्यू दे दी है एड्रेस ऑफ a। सो इस लाइन का मतलब क्या होता था कि जो हमारा पॉइंटर p है उसका टाइप इंटीजर नहीं है, वो पॉइंटर जिस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा होगा उसका डेटा टाइप है इंटीजर। वही सेम यहाँ पे लॉजिक है कि यहाँ पर जो हमारा रिटर्न टाइप इंट लिखा गया है वो पॉइंटर फंक्शन का रिटर्न टाइप नहीं है, वो है हमारा उस फंक्शन का रिटर्न टाइप जिसे ये पर्टिकुलर पॉइंटर p फंक्शन पॉइंट कर रहा है। वैसे ही आर्ग्यूमेंट्स में भी जो आर्ग्यूमेंट्स उस फंक्शन में करे गए होंगे पास फॉर्मल पैरामीटर्स, वो उनका होगा रिटर्न टाइप, उनका होगा वहां पर डेटा टाइप इंटीजर। तो ये मतलब होता है बेसिक हमारा सिंटेक्स का। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसका। अब हम यहाँ पर हमारा सबसे पहले हेडर फाइल्स को इंक्लूड करेंगे। stdio.h और जो दूसरी हेडर फाइल है हमारे पास वो है हमारी conio.h। इसके बाद हम यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो एक फंक्शन था, हमने ऐड फंक्शन बनाया था, उसको हम डिक्लेयर कर रहे हैं। void add और उसका हम रिटर्न टाइप void ना रखते हुए इंटीजर टाइप का रिटर्न टाइप रखा था हमने, क्योंकि int add और हमारे पास वहां पे दो पैरामीटर्स थे, int। हमें डिक्लेरेशन में पैरामीटर्स की वैल्यूज को लिखने की, वेरिएबल्स के नेम को लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब हमारे मेन फंक्शन के अंदर हम यहां पर दो वेरिएबल्स बना रहे हैं, int a एंड b। फिर उसके बाद हम यहां पर एक फंक्शन पॉइंटर बना रहे हैं, पॉइंटर फंक्शन बना रहे हैं जिसका नाम हमने रखा है ip, जो कि इंटीजर टाइप का रहेगा। और यहां पर हम पैरामीटर्स int, दो पैरामीटर्स दे रहे हैं इंटीजर टाइप के। इसके बाद हम यहां पर एक और वेरिएबल बना रहे हैं रिजल्ट इंटीजर टाइप का। अब हम यहां पर यूजर से इनपुट ले रहे हैं वैल्यूज a और b के लिए। एंटर दी वैल्यूज ऑफ a एंड b। और scanf %d %t %e %b। नेक्स्ट यहाँ पर हम हमारा जो पॉइंटर है IP, पॉइंटर फंक्शन IP, हम उसमें सेव कर रहे हैं किसकी रिटर्न वैल्यू, ऐड फंक्शन की। ऐड फंक्शन की रिटर्न वैल्यू हम उसमें असाइन कर रहे हैं। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर रिजल्ट में क्या सेव कर रहे हैं, पॉइंटर फंक्शन के थ्रू हम यहाँ पर ऐड फंक्शन को कौन सी वैल्यूज हम एज पैरामीटर पास कर रहे हैं, a और b की। हमने यहाँ पे पॉइंटर फंक्शन लिखा हमारा IP विथ पॉइंटर, और इसके थ्रू हमने यहाँ पर दो पैरामीटर्स पास करे हैं a एंड b। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं हमारे रिजल्ट को। यहाँ लिखेंगे हम sum इक्वल्स टू %d और यहाँ पे हमने प्रिंट कराया है रिजल्ट। हम यहाँ पे /n का भी यूज कर लेते हैं ताकि न्यू लाइन से वैल्यू हमारी प्रिंट हो। अब हम यहाँ पर हमारा ऐड फंक्शन डिफाइन करेंगे। int add और ऐड फंक्शन के अंदर हमारे पास दो पैरामीटर हैं, उनको भी हम a एंड b ले लेते हैं। और ये फंक्शन क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पर बना रहे हैं एक c वेरिएबल जो कि क्या सेव कर रहा है, a प्लस b को असाइन करी हमने वैल्यू, और हम यहाँ पे रिटर्न करा रहे हैं c वैल्यू को। फाइन, तो इसको हम सेव कर देते हैं और अब हम इसे कंपाइल करेंगे।
एक वार्निंग है, फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू। सो अब इसको हम कंपाइल करके रन करेंगे। एंटर द वैल्यूज ऑफ a एंड b, सो 1 एंड 2। और यहाँ ओके हमने यहाँ पर गेट ch का यूज़ नहीं करा है, सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं गेट ch। और मेन फंक्शन में भी रिटर्न 0 का भी यूज़ नहीं करा है, तो वो भी लिख लेते हैं गेट ch। तो वो वार्निंग भी चली जाएगी, फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू एंड 0। अब हम इसको वापस से सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं एंड देन रन करते हैं। एंटर द वैल्यूज ऑफ a एंड b 2 एंड 3, सो सम इक्वल्स टू 5। यहाँ पर हमारा जो आउटपुट आया है, आप हमारे कोड पे देख पा रहे हैं कि हमने ऐड फंक्शन को कॉल करके उसके अंदर हमने a और b की वैल्यूज को पास नहीं करा था। हमने यहाँ पर पॉइंटर फंक्शन का यूज करके जो हमारे मेन फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स थे, एक्चुअल पैरामीटर्स थे a और b, उनकी वैल्यूज को हमने पॉइंटर फंक्शन के थ्रू पास करा है ऐड फंक्शन के अंदर। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर फंक्शन पॉइंटर्स का यूज कर सकते हैं।